एक पल के लिए रुकिए और अपनी सांस महसूस कीजिए। यह चल रही है। आपका दिल धड़क रहा है। ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। किसने कहा इन्हें ऐसा करने को? एक अदृश्य नियम है, एक कोड जो हर चीज को चला रहा है। एक एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन से लेकर आकाश गंगाओं के विशाल कायनात तक। और सबसे खौफनाक बात, वो कोड आपको भी चला रहा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी किस्मत, सब कुछ। अब सोचिए, क्या हो अगर आप उस कोड को पढ़ना सीख जाएं? क्या हो अगर वह कोड सिर्फ 7 लाइनों में लिखा हो? 7 ऐसे सिद्धांत जिन्हें अगर कोई जान ले और इस्तेमाल करना सीख ले तो वह अपनी हकीकत का मालिक बन सकता है। यह वह ज्ञान है जिसे हेरमिस्टिसम्बिस्टिस नामक एक रहस्यमयी गुरु ने हजारों साल पहले सिखाया था। यह वो राज है जिसे इतिहास की सबसे गुप्त बिरादरियों ने अपनी जान देकर छिपाए रखा। यह किबेलियन है। यह ब्रह्मांड की मास्टर की है। और आज वो चाबी आपके हाथ में आने वाली है। आपका स्वागत है ऑडियो बुक वर्ल्ड ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, द हर्मेटिक फिलॉसफी। यह ज्ञान कहां से आया? यह इतना गुप्त क्यों है? इसकी शुरुआत होती है एक रहस्यमयी फिगर से जिसे प्राचीन मिस्र के लोग थॉट कहते थे और ग्रीस के लोग हरसडीट्राइस ग्रेट। 3 बार महान। वो एक इंसान थे, एक देवता थे, या कुछ और, यह कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि उन्होंने इंसानियत को ज्ञान के साथ उपहार दिए और इन 7 उपहारों का सार ही द हर्मेटिक फिलॉसफी है। यह कोई धर्म नहीं है। यह हकीकत का ऑन प्रिंटिंग सिस्टम है और यूनिवर्सल लॉज जिन पर यह पूरा ब्रह्मांड चलता है। एग्जाम्पल जैसे ग्रेविटी एक लॉ है। आप उसमें यकीन करें या ना करें, वो काम करता है। आप उसे देख नहीं सकते पर आप उसके असर को देख सकते हैं। हर्मेटिक प्रिंसिपल्स भी उसी तरह के अदृश्य पर हमेशा काम करने वाले मानसिक और आध्यात्मिक का कानून है। यह ज्ञान हमेशा हेरमेटिक यानी सील या गुप्त क्यों रखा गया? ज्ञान के होंठ बंद रहते हैं सिवाय उन कानों के लिए जो समझने को तैयार हैं। यह ज्ञान इतना ताकतवर है कि गलत हाथों में पड़कर यह एक खतरनाक हथियार बन सकता है। इसलिए इसे हमेशा प्रतीकों, कहानियों और पहेलियों में छिपाया गया ताकि सिर्फ वही इसे समझ सकें जो सच में तैयार है। द किबेलियन उसी छिपे हुए ज्ञान को साफ और सरल शब्दों में खोला है। चैप्टर 2, पहला सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म। द ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। सब कुछ मन है, ब्रह्मांड मानसिक है। यह पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है। बाकी सारे सिद्धांत इसी एक सच से निकलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह पूरा यूनिवर्स जिसे हम ठोस भौतिक पदार्थ का बना हुआ समझते हैं, वह असल में एक यूनिवर्सल माइंड के अंदर मौजूद एक सोच है, एक मेंटल क्रिएटियन है। जैसे एक लेखक अपनी कल्पना में एक दुनिया बनाता है। एग्जाम्पल, आप एक कंप्यूटर सिमुलेशन या वीडियो गेम के अंदर हैं। उस गेम की दुनिया आपको असली लगती है, पर असल में वह क्या है? वो सिर्फ इंफॉर्मेशन और कोड है जो एक बड़ी कॉन्शियसनेस प्रोग्रामर के दिमाग में चल रहा है। हर्मेटिक फिलॉसफी कहती है कि हम सब भी, जिसे आप गॉड सोर्स या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, कि दिमाग में जी रहे हैं। यह साइंस के क्वांटम फिजिक्स से बहुत मिलता जुलता है। क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि फंडामेंटल लेवल पर यूनिवर्स ठोस नहीं है। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन और पॉसिबिलिटी है। एक चीज तभी चीज बनती है जब कोई चेतना उसे ऑब्जर्व करती है। इस सिद्धांत का आपके लिए क्या मतलब है? अगर यह पूरा यूनिवर्स मेंटल है और आपका दिमाग भी मेंटल है, तो इसका मतलब है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपकी सोच यूनिवर्स की सोच को डायरेक्टली प्रभावित कर सकती है। आप एक सोचने वाले प्राणी नहीं हैं।
आप एक बनाने वाले प्राणी हैं। चैप्टर 3 दूसरा सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस। एज अबव सो बिलो, एज बिलो सो अबव। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है। यह दूसरा सिद्धांत यूनिवर्स के अलग अलग प्लेन्स स्तरों के बीच एक अदृश्य हार्मोनी की बात करता है। इसका मतलब है कि जो कानून एक एटम को चलाते हैं वही कानून एक आकाशगंगा को भी चलाते हैं। जो पैटर्न एक पत्ते की नसों में दिखता है वही पैटर्न एक नदी के डेल्टा में भी दिखता है। यूनिवर्स अलग अलग स्केल्स पर एक ही ब्लूप्रिंट को दोहराता है। एग्जाम्पल, एक इंसान को सोचिए, द माइक्रोकाज्म, छोटा ब्रह्मांड। उसके अंदर 3 लेवल हैं। उसका शरीर फिजिकल प्लेन, उसका दिमाग मेंटल प्लेन और उसकी आत्मा स्पिरिचुअल प्लेन। यह तीनों यूनिवर्स द मैक्रोकाज्म, बड़ा ब्रह्मांड के ही प्रतिबिंब है। फिजिकल यूनिवर्स, मेंटल यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअल यूनिवर्स। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यह हमें बताता है कि द अननोन कैन बी नोन बाय द नोन। अज्ञात को जात्यात के जरिए जाना जा सकता है। अगर आप यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों जैसे भगवान को समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि आप उसी यूनिवर्स का एक छोटा सा परफेक्ट मॉडल है। आत्मज्ञान ही ब्रह्मांड का ज्ञान है। चैप्टर 4 तीसरा सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। नथिंग रेस्ट्स, एवरीथिंग मूव्स, एवरीथिंग वाइब्रेट्स। कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज हिलती है, हर चीज कांपती है। यह तीसरा सिद्धांत मॉडर्न फिजिक्स की नींव है, पर हर्मेटिक मास्टर्स इसे हजारों सालों से जानते थे। यह कहता है कि ठोस दिखने वाली हर चीज, यह मेज, यह कुर्सी, आपका शरीर असल में ठोस है ही नहीं। यह सिर्फ अलग अलग स्पीड पर वाइब्रेट करती हुई एनर्जी है। मैटर इज जस्ट एनर्जी वाइब्रेटिंग एट अ वेरी लो स्पीड। पदार्थ सिर्फ बहुत धीमी गति से वाइब्रेट करती हुई ऊर्जा है। एग्जाम्पल, एक पंखे को सोचिए। जब वह बंद होता है तो आप उसके ब्लेड्स को साफ साफ देख सकते हैं, पर जब वह पूरी रफ्तार से घूमता है तो ब्लेड्स गायब हो जाते हैं और आपको सिर्फ एक धुंधला सा सर्कल दिखाई देता है। क्या ब्लेड्स सच में गायब हो गए? नहीं, सिर्फ उनकी वाइब्रेशन इतनी तेज हो गई है कि आपकी आंखें उसे पकड़ नहीं पा रही। यूनिवर्स में हर चीज इसी तरह वाइब्रेट कर रही है। मैटर, थॉट, इमोशन, स्पिरिट, यह सब सिर्फ एक ही चीज, एनर्जी की अलग अलग विब्रेशन लेवल है। जैसे म्यूजिक में अलग अलग नोट्स होते हैं। इस सिद्धांत कीस्ट का मतलब है अपनी पर्सनल वाइब्रेशन को कंट्रोल करना सीखना। जब आप डर और गुस्से में होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन लो होती है। जब आप प्यार और खुशी में होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। द किबेलियन कहता है कि आप मेंटल ट्रांसम्यूटेशन, मानसिक रूपांतरण के जरिए अपनी वाइब्रेशन को लो से हाई में बदल सकते हैं। और जब आप अपनी वाइब्रेशन बदलते हैं तो आप अपनी हकीकत भी बदल देते हैं। चैप्टर 5 चौथा सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ पोलरिटी। एवरीथिंग इज ड्यूल, एवरीथिंग हैज पोल्स, एवरीथिंग हैज इट्स पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। हर चीज दोहरी है, हर चीज के ध्रुव है, हर चीज का अपना विपरीत जोड़ा है। यह चौथा सिद्धांत बताता है कि विपरीत असल में विपरीत है ही नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज के दो छोर, एक्सट्रीम्स हैं। गर्मी और ठंड दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो सिर्फ टेम्परेचर नामक एक ही स्केल के दो छोर हैं। ठंड सिर्फ गर्मी की कमी है, प्रकाश और अंधकार, प्यार और नफरत, हिम्मत और डर, यह सब एक ही लाठी के दो सिरे हैं। एग्जाम्पल, एक म्यूजिक कीबोर्ड को सोचिए। एक लो सी नोट और एक हाई सी नोट, सुनने में वह बहुत अलग लगते हैं, पर फंडामेंटल लेवल पर वह दोनों सी नोट ही हैं, सिर्फ उनकी विब्रेशन अलग अलग है।
आप एक नोट से दूसरे नोट तक स्केल पर ऊपर नीचे जा सकते हैं। इस सिद्धांत का जादू क्या है? यह कहता है कि आप किसी भी नेगेटिव चीज को उसी के पॉजिटिव पोल में बदल सकते हैं। द आर्ट ऑफ मेंटल पोलराइजेशन। आप नफरत को प्यार में बदल सकते हैं, डर को हिम्मत में बदल सकते हैं। कैसे? अपनी विब्रेशन को बदलकर। जब आप डर महसूस करें तो खुद को डर से लड़ने की बजाय कॉन्शियसली हिम्मत के पोल की तरफ अपना ध्यान और अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट करना शुरू कर दीजिए। आप एक मेंटल स्केल पर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। आप अंधेरे को नहीं मिटा रहे, आप सिर्फ रोशनी को ऑन कर रहे हैं। चैप्टर 6, 5वां सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रिदम। Everything flows out and in everything has its tides, all things rise and fall. सब कुछ बहता है, बाहर और अंदर। हर चीज के अपने ज्वार भाटे हैं। सभी चीजें उठती और गिरती हैं। यह 5वां सिद्धांत यूनिवर्स में मौजूद चक्र, साइकिल्स की बात करता है। कोई भी चीज हमेशा एक ही अवस्था में नहीं रहती। हर चीज एक पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक झूलती रहती है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, खुशी के बाद दुख और दुख के बाद खुशी, सफलता के बाद असफलता और असफलता के बाद सफलता। यह रिदम का नियम है। यह अनवायबल है। एग्जाम्पल, एक इकोनॉमी को देखिए। वो हमेशा बूम तेजी में नहीं रह सकती। बूम के बाद बस्ट मंदी का आना तय है और बस के बाद दोबारा बूम का आना भी उतना ही तय है। यह एक नेचुरल साइकिल है। एक समझदार इन्वेस्टर इस रिदम को समझता है। वो बूम में लालची नहीं होता और बस्ट में डरता नहीं है। तो क्या हम इस रिदम के गुलाम हैं? नहीं। द कायबेलियन कहता है कि एक मास्टर इस रिदम को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, वह इसे इस्तेमाल करना सीखता है। इसे द लॉ ऑन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब पेंडुलम दुख की तरफ जा रहा हो तो आप उससे लड़ने की बजाय खुद को मेंटली उस स्विंग से ऊपर उठा लेते हैं। आप साक्षी बन जाते हैं। आप पेंडुलम को झूलते हुए देखते हैं, पर आप उसके साथ झूलते नहीं हैं। आप अपने सेंटर में स्थिर रहते हैं। आप लहर पर सवारी करना सीखते हैं, लहर में डूबना नहीं। चैप्टर 7, 6वां सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एवरी कॉज हैज इट्स इफेक्ट, एवरी इफेक्ट हैज इट्स कॉज। चांस इज बट अ नेम फॉर अ लॉ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। हर कारण का एक प्रभाव होता है। हर प्रभाव का एक कारण होता है। संयोग सिर्फ एक अनजाने कानून का नाम है। यह 6वां सिद्धांत लक, किस्मत या चांस संयोग के आइडिया को पूरी तरह से खारिज कर देता है। यूनिवर्स में कुछ भी रैंडम नहीं होता। हर एक घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, एक कारण का नतीजा है और वह कारण खुद किसी और पिछले कारण का नतीजा था। यह एक अनथीन चैन ऑफ काजेशन है। अगर आप उस चैन के सारे लिंक को देख पाते तो आपको पता चलता कि हर चीज परफेक्टली लॉजिकल है। एग्जाम्पल, आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके सिर पर एक सेब गिरता है। आप कह सकते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस, पर यह कोइंसिडेंस नहीं है। उसके पीछे कारणों की एक लंबी चैन है। हवा चली कारण, जिससे टहनी हिली। प्रभाव कारण, जिससे सेब का डंठल कमजोर हुआ। प्रभाव कारण, और वह ठीक उसी पल टूटा जब आप उसके नीचे से गुजर रहे थे। यह सब हिडन काजेस हैं। तो क्या हम इस चैन के सिर्फ गुलाम हैं? क्या हम सिर्फ इफेक्ट्स हैं? द कायबेलियन कहता है नहीं। ज्यादातर लोग इफेक्ट्स के प्लेन पर जीते हैं। वह अपने मूड्स, अपने जीन्स और बाहरी दुनिया के प्रभाव में रहते हैं। वह प्यादे हैं। पर एक मास्टर कॉजेस के प्लेन पर जीना सीखता है। वह जानता है कि वह अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने चरित्र को कंट्रोल कर सकता है।
और यह अंदरूनी कारण बाहरी प्रभावों को जन्म देंगे। वह खुद एक काजेस बनना सीखता है। वह चेस प्लेयर बन जाता है। चैप्टर 8 7वां सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर। जेंडर इज इन एवरीथिंग। एवरीथिंग हैज इट्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन प्रिंसिपल्स। लिंग हर चीज में है। हर चीज के अपने पुरुष और स्त्री सिद्धांत हैं। यह आखिरी सिद्धांत फिजिकल जेंडर स्त्री पुरुष के बारे में नहीं है। यह एनर्जी के दो प्रकारों के बारे में है जो हर चीज में मौजूद है। मैस्कुलिन प्रिंसिपल पुरुष सिद्धांत यांग एनर्जी है। यह एक्टिव है, असर्टिव है और देने वाला है। यह विल इच्छा शक्ति है। स्त्री सिद्धांत एनर्जी है। यह पैसिव है, रिसेप्टिव है और पाने वाला है। यह इमेजिनेशन कल्पना और क्रिएशन रचना का स्रोत है। एग्जाम्पल, एक किसान जो बीज बोता है। बीज मैस्कुलिन प्रिंसिपल है। एक्टिव इम्प्रेग्नेटिंग। जमीन फेमिनिन प्रिंसिपल है। रिसेप्टिव नर्चरिंग। जब तक बीज और जमीन दोनों नहीं मिलेंगे तब तक फसल क्रिएशन पैदा नहीं हो सकती। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यह सिद्धांत हमारे दिमाग में भी काम करता है। हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं। आपका कॉन्शियस माइंड जो विल करता है मैस्कुलिन है और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो क्रिएट करता है फेमिनिन है। मेंटल क्रिएशन इन दोनों के विवाह से ही संभव है। आप कॉन्शियस माइंड से एक इच्छा सीड को अपने सबकॉन्शियस माइंड वेब में प्लांट करते हैं और फिर सबकॉन्शियस माइंड उस बीज को एक फिजिकल रियलिटी के रूप में जन्म देता है। असली क्रिएशन हमेशा बैलेंस से पैदा होती है। चैप्टर 9 द ऑल जो सब कुछ है। यह सारे 7 सिद्धांत सिर्फ एक ही अल्टीमेट रियलिटी के अलग अलग पहलू हैं। हर्मेटिक फिलॉसफी उसे दी ऑल कहती है। दी ऑल वो है जो सब कुछ है और जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। द ऑल को समझा या डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे डिफाइन करने का मतलब होगा उसे लिमिट करना, और जो सब कुछ है वो लिमिटेड कैसे हो सकता है। यह इन्फिनिट लिविंग माइंड है। द ऑल ने यूनिवर्स को कैसे बनाया? उसने उसे बनाया नहीं, क्योंकि उसके बाहर बनाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो उसने यूनिवर्स को खुद के अंदर बनाया मेंटली। हम सब द ऑल के दिमाग में जी रहे एक सोच हैं। एग्जाम्पल, एक लेखक जो अपनी कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में सोचता है। वो कैरेक्टर लेखक के दिमाग में ही जीते हैं, पर वह अपने अपने तरीके से असली भी हैं। शायद हम भी उसी तरह के कैरेक्टर हैं। यह जानना एक ही साथ हम्बलिंग नम्र बनाने वाला भी है और एम्पावरिंग शक्ति देने वाला भी हम्बलिंग, क्योंकि यह हमें बताता है कि हम कितने छोटे हैं, और एम्पावरिंग क्योंकि यह हमें बताता है कि हम उस अनंत मन का ही एक हिस्सा हैं। चैप्टर 10 मानसिक कीमिया। तो इन 7 सिद्धांतों को जानने का प्रैक्टिकल फायदा क्या है? इसका फायदा है मेंटल ट्रांसमिटेशन की कला को सीखना, यानी एक मेंटल स्टेट को दूसरे में बदलने की कीमिया। शीशे को सोने में बदलना। यह कीमिया इन्हीं 7 सिद्धांतों का इस्तेमाल करके की जाती है। पहला, आप जानते हैं कि यूनिवर्स मेंटल है। मेंटलिज्म तो आप जानते हैं कि आप अपनी सोच से इसे बदल सकते हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि हर चीज वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेशन तो आप अपनी वाइब्रेशन को बदलने पर काम करते हैं। तीसरा, आप जानते हैं कि हर नेगेटिव फीलिंग का एक पॉजिटिव पोल है, पोलरिटी। तो आप डर को हिम्मत में बदलने की प्रैक्टिस करते हैं। चौथा, आप जानते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। रिदमम तो आप उन लहरों में बहने की बजाय उनसे ऊपर उठना सीखते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान जो गरीबी के मेंटल स्टेट में फंसा हुआ है, उसकी वाइब्रेशन लो है। वो मेंटल ट्रांसमिटेशन का इस्तेमाल करता है।
वो कॉन्शियसली अमीरी के पोल की तरफ फोकस करना शुरू करता है। पोलरिटी वो ऑब्जेंडेंस की फीलिंग को प्रैक्टिस करता है। वाइब्रेशन वह यह जानता है कि उसके विचार ही कारण हैं, कॉज और इफेक्ट, और वह अपनी इमेजिनेशन फेमेन में अमीरी का बीज बोता है और अपनी विल मैस्कुलिन से उस पर एक्शन लेता है। जेंडर यह 7 सिद्धांत कोई अलग अलग रूल्स नहीं है। यह एक ही मास्टर की के साथ अलग अलग दांते हैं। जब आप इन सबको एक साथ इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप अपनी हकीकत का ताला खोल सकते हैं। चैप्टर 11 द 3 ग्रेट प्लेन्स कॉरेस्पोंडेंस का सिद्धांत कहता है, एज अबव सो बिलो हर्मिटिक फिलॉसफी इस ऊपर और नीचे को 3 महान स्तरों द 3 ग्रेट प्लेन्स में बांटती है। यह हकीकत की 3 मंजिलें हैं। सबसे नीचे है द ग्रेट फिजिकल प्लेन। यह वो दुनिया है जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं। इसमें मैटर, एनर्जी और वह सब कुछ है जिसे साइंस नाप सकता है। पर यह सिर्फ पूरी हकीकत का सबसे निचला और सबसे घना डेंस लेवल है। इसके ऊपर है द ग्रेट मेंटल प्लेन। यह विचारों, भावनाओं और मेंटल फॉर्म्स की दुनिया है। यह वह दुनिया है जिसमें आपका दिमाग जीता है। यह फिजिकल प्लेन से ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करती है। आपके विचार इसी प्लेन पर पैदा होते हैं और फिर फिजिकल प्लेन पर उतरते हैं। एग्जाम्पल, एक आर्किटेक्ट जो एक इमारत डिजाइन करता है, वो आइडिया पहले मेंटल प्लेन पर पैदा होता है एक थॉट फॉर्म के रूप में, फिर वह उसे कागज पर उतारता है ब्लूप्रिंट, और फिर मजदूर उसे फिजिकल प्लेन पर बनाते हैं। क्रिएशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। मेंटल प्लेन फिजिकल प्लेन को कंट्रोल करता है और सबसे ऊपर है द ग्रेट स्पिरिचुअल प्लेन। यह प्योर कॉन्शियसनेस, आत्मिक बीइंग्स और डिवाइन की दुनिया है। यह इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है कि हमारा दिमाग उसे सीधे सीधे समझ नहीं सकता। यह एड ऑल के सबसे करीब का लेवल है। एक हेयरमेटिक मास्टर इन तीनों प्लेन्स के बीच अपनी चेतना को ऊपर नीचे मूव करना सीखता है। वो जानता है कि असली कारण हमेशा ऊपर के प्लेन्स में होते हैं। चैप्टर 12 डिवाइन पैराडॉक्स हर्मेटिक फिलॉसफी विरोधाभासों से भरी हुई है। ऐसे कथन जो पहली नजर में गलत या उल्टे लगते हैं पर गहराई में सोचने पर एक बड़ा सच उजागर करते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ द ऑल एंड द वन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ द उनल सब कुछ है, यूनिवर्स उसी के दिमाग में है। वो इमूवेबल, अनचेंजेबल और एब्सोल्यूट है। दूसरी तरफ हम जो उस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, लगातार बदल रहे हैं, मूव कर रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं। यह दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? एग्जाम्पल, एक लेखक और उसकी कहानी के कैरेक्टर्स को फिर से सोचिए। लेखक के नजरिए से पूरी कहानी पहले से ही उसके दिमाग में मौजूद है। वो एब्सोल्यूट है, पर किरदार के नजरिए से वो अपनी जिंदगी को पल पल जी रहा है, फैसले ले रहा है और बदल रहा है। उसकी फ्री विल रियल है, पर वो उस बड़ी कहानी के अंदर ही रियल है जिसे लेखक ने बनाया है। द केबेलियन कहता है कि हमें इन दोनों सचों को एक साथ एक्सेप्ट करना सीखना होगा। एब्सोल्यूट ट्रूथ और रिलेटिव ट्रूथ यूनिवर्स द ऑल के लिए एक क्लाउड सर्कल पूर्ण है, पर हमारे लिए एक ओपन लाइन अनंत है। यह पैराडॉक्स हमारे लॉजिकल माइंड को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। चैप्टर 13 वाइब्रेशन की मास्टरी। वाइब्रेशन का सिद्धांत सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल टूल है। एक हर्मेटिक एडप्ट का सबसे बड़ा काम अपनी मेंटल वाइब्रेशंस को मास्टर करना है। यह कैसे किया जाता है? इसका टूल है अटेंशन और विल पावर। आपका ध्यान एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह है। आप इसे जिस फ्रीक्वेंसी पर फोकस करते हैं, आपका दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है।
अगर आप लगातार डर और खतरे की खबरों पर ध्यान देंगे तो आपकी वाइब्रेशन डर की हो जाएगी। विल पावर उस ध्यान को एक जगह पर स्थिर रखने की ताकत है। दिमाग एक बंदर की तरह है जो एक डाली से दूसरी पर कूदता रहता है। विल पावर वो ट्रेनिंग है जो उस बंदर को एक जगह पर शांत बैठना सिखाती है। एग्जाम्पल, एक इंसान जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। जब वह स्टेज पर जाने के बारे में सोचता है तो उसकी वाइब्रेशन डर की हो जाती है। अब वह मेंटल ट्रांसमिटेशन का इस्तेमाल करता है। वह अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके अपने अटेंशन को डर की इमेज से हटाता है और उसे एक नई इमेज पर फोकस करता है, जहां वो कॉन्फिडेंस से बोल रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं। वो हिम्मत की फीलिंग को जनरेट करने की कोशिश करता है। शुरू में दिमाग बार बार डर की पुरानी वाइब्रेशन पर वापस जाएगा, पर लगातार प्रैक्टिस से न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, हिम्मत वाली वाइब्रेशन का रास्ता मजबूत होता जाएगा। यह आसान नहीं है, यह मेंटल वेटलिफ्टिंग है, पर यह आपको अपनी इमोशन स्टेट का मालिक बनाता है। अब आप बाहरी घटनाओं के रिएक्शन में वाइब्रेट नहीं करते। आप कॉन्शियसली चुनते हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना चाहते हैं। चैप्टर 14, रिदमम को कैसे जीतें। रिदमम का पेंडुलम हमेशा झूलता रहता है। खुशी के बाद दुख, सफलता के बाद असफलता। तो क्या हम हमेशा इस झूले के गुलाम बने रहेंगे? द काइबेलियन कहता है, नहीं, मास्टरी पेंडुलम को रोकने में नहीं है, यह उससे ऊपर उठने में है। इसे लॉ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। कल्पना कीजिए कि पेंडुलम झूल रहा है। आप पेंडुलम के बाब पर बैठे हैं तो आप भी उसके साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं जाएंगे। यह ज्यादातर लोगों की हालत है, पर आप अपनी चेतना को उस बॉब से हटाकर उस पिवॉट पॉइंट पर ले जा सकते हैं जहां से पेंडुलम लटका हुआ है। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। पेंडुलम सक्सेस के छोर पर है। वो जानता है कि रिदमम का नियम काम करेगा और कभी ना कभी एक डाउन टर्न आएगा, तो वह सक्सेस के नशे में अंधा नहीं होता। वह उस अच्छे समय का इस्तेमाल भविष्य की मुश्किलों के लिए तैयारी करने में करता है। पैसा बचाता है, अपनी टीम को मजबूत करता है। अब जब पेंडुलम फेलोर की तरफ झूलता है तो वह उसके साथ नीचे क्रैश नहीं करता। वो तैयार है। उसने खुद को मेंटली स्विंग से ऊपर उठा लिया था। यह डिटचमेंट की प्रैक्टिस है। यह जानना कि यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। जब आप खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होते और दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते तो आप रिदमम के मालिक बन जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इम्पोर्टेंट समरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल का साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।